हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 3 फरवरी 2025 के द हिंदू न्यूज़पेपर की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि थोड़ी सी डिस्कशन बजट के बारे में हो रखी है। इनफैक्ट बजट के बारे में डिस्कशन हमने भी डिस्कस करी है। आप इसी चैनल पे ओनली आईएएस एक्सटेंडेड पे जाके आपको वीडियो सेक्शन में बजट के ऊपर एक्सटेंसिव डिस्कशन देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है ना, इन्होंने ये बात कही कि जो हमने टैक्स कट दिया है, आप जानते होंगे किस तरह से 12 लाख तक की जिनकी इनकम है उनको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा यहाँ पर हमारे जो बजट था उसमें बताया गया। तो इन्होंने ये बात करी कि ये बात अच्छी किस लिए है। वो अच्छी बात इसलिए है क्योंकि आप नोटिस करो, अगर एक पर्सन है, मान लो उसका टैक्स अब कम लग रहा है, तो वो क्या करेगा उस एक्स्ट्रा पैसे के साथ। उसके पास टोटल 3 चॉइसेस हैं। या तो सर उसको वो कंज्यूम कर लेगा, हो सकता है कहीं घूमने चला जाए, हो सकता है कुछ टीवी खरीद ले, कुछ ऐसे कुछ भी और चीजें खरीद ले, कुछ खाने पीने ज्यादा बाहर जाए, है ना। या फिर और हो सकता है क्या, और हो सकता है वो सेव करे उस पैसे को। उसने अगर एक्स्ट्रा सेव किया, बैंकों का डिपॉजिट्स कहीं ना कहीं बढ़ेगा, बैंकों के डिपॉजिट्स को हम इस्तेमाल कर पाएंगे एमएसएमईज को कुछ अच्छी क्रेडिट फ्लोज देने के लिए। तीसरी क्या चीज हो सकती है, तीसरा हो सकता है बंदा कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करे। इन्वेस्ट कैसे कर सकता है, हो सकता है कि मान लीजिए आजकल बहुत सारे जैसे घर बन रहे हैं, एंड इवन शहरों के अंदर नहीं, छोटे छोटे गांवों के अंदर, छोटे छोटे शहरों के अंदर भी इस तरह से घर बन रहे हैं। तो अपना खुद का पैसा होगा, वो उस पैसे को लगाएंगे, घर वर बनाएंगे, उससे कॉन्ट्रैक्टर हो गया और बाकी जो चीजें होंगी, उसको भी कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा। तो यानी कि कोई भी तरीका हो जहां पर एक पर्सन के पास अगर पैसा आ रहा है, चाहे वो इसको कंज्यूम करे, चाहे उसको सेव करे, चाहे वो उसको इन्वेस्ट करे, डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को फायदा ही हमें देखने को मिलेगा। एंड आज के समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, हमें चाहिए तीनों की तीनों चीजें यहाँ पे बूस्ट हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़नी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट कि अलग अलग तरह से अलग अलग सोर्सेज हों, अलग अलग इंजन ऑफ ग्रोथ हों हमारी इकोनॉमी के। तो ये यहाँ पर कोशिश करी गई है इस बार के बजट के अंदर। दोस्तों, डेट है आज की 3 फरवरी 2025, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। अगर दोस्तों आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और भी जो इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है मैं वहीं पर आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। जैसा मैंने कहा ना कि बजट हमने डिस्कशन किया था, तो बजट का लिंक भी और बजट का जो पीडीएफ है, मैंने वो सब चीजें भी आपको इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी हैं। दोस्तों, जो पहला हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है ईसीआईआर के बारे में। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले हमें ईडी के बारे में समझना होगा। ईडी के बारे में कई बार हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं। ईडी एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत। आप लोगों ने इसके बारे में पता भी होगा आप लोगों को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी अगर मैं खासकर बात करूँ ना, तो यहाँ पर आपको एक डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। उसके अंतर्गत आपको ये एजेंसी देखने को मिल जाएगी। इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1956 के अंदर, और इसके हेडक्वार्टर्स आपको नई दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इसका फोकस पता क्या है, इसका फोकस है फाइनेंशियल क्राइम्स, इकोनॉमिक लॉज, इन सब चीजों को कहीं ना कहीं यहाँ पे इनके साथ डील करना। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं फेमा की, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, या इवन आपका जो पीएमएलए के अंदर कुछ एक सर्टेन प्रोविजन है ना, उनका इन्फोर्समेंट की जिम्मेदारी आपकी ईडी की ही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ही है। ठीक है। अब देखो यार, होता पता क्या है, जैसे आप लोग नोटिस करते हो कुछ एक मुद्दा हुआ, कई बार कुछ क्राइम वगैरह होता है, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, सर एफआईआर देखने को मिलती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। अब इसी तरह से हमें ईडी के केस में ईसीआईआर देखने को मिलती है, इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पर थोड़ा सा फर्क है। एफआईआर तो आप समझते होंगे, हाँ, जो कोई मुद्दा हुआ, कुछ कुछ भी हुआ, तो उस केस में जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो एफआईआर कहलाई जाती है। पर एफआईआर पता क्या होती है, एफआईआर की कॉपी अलग अलग लोगों के पास हो सकती है। पर जब मैं बात करता हूँ ना ईसीआईआर की, तो आपको ध्यान ही रखना है, ये ईडी का अपना खुद का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ईसीआर में पता क्या होगा, एक तरह से ईडी ने मान लो कोई कंप्लेंट लॉन्च करी, उसी का एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट जिसमें वो कंप्लेंट पूरी दर्ज है, उसी को ईसीआईआर हम यहाँ पे कह देते हैं, इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब ये ईडी की प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले स्टार्टिंग पॉइंट किसको माना जाता है, वो माना जाता है ईसीआईआर को। मतलब एक बार ईसीआईआर है आपके पास, फिर आप अपनी प्रोसीडिंग शुरू करो। जैसे हो सकता है किसी जगह पे एसेट्स को अटैच करना हो गया, या कुछ अरेस्ट वगैरह करना हो गया, ये सब चीजें। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान पता क्या रखनी है, देखो यार, पीएमएलए के अंदर ना कोई जिक्र नहीं है ईसीआईआर का। ईसीआईआर इज नॉट मेंशन्ड अंडर पीएमएलए। फिर एक ईडी की प्रैक्टिस चल चुकी है कि हर बार कोई ना कोई एक्शन लेने से पहले वो ईसीआईआर एक तरह से इसको लॉन्च करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ईसीआईआर और एफआईआर में कोई अंतर है? आंसर इज यस।
देखो जब मैं कह रहा था ना, FIR डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के पास हो सकती हैं, पर ECIR केवल और केवल आपका एक क्या है, इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ ईडी। ईडी को अपने अंदर के काम करने के लिए बस ECIR चाहिए, यही इसका काम है। तो आपके दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा, तो सर क्या ECIR की कॉपी सामने वाली पार्टी को देनी जरूरी है? द आंसर इज नो। एंड यहां पर आप नोटिस कर पाओगे यही बात यहां पर बताई जा रही है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली हुई है कि ECI और FIR में अंतर है। अंतर यही है कि ईडी को इंटरनली अपने काम करने के लिए ECIR करी जाती है, सामने वाली पार्टी जिसको अरेस्ट करना है या जिसके एसेट्स को हमें कहीं ना कहीं उनको जो एसेट्स हैं उनको अटैच करना है, उस केस के लिए हमें ECIR सामने वाली पार्टी को देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द ईडी टू प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ ECIR टू द कंसर्न्ड इंडिविजुअल इन एवरी केस। पर हाँ, उस बंदे को अरेस्ट क्यों किया जा रहा है ये जरूर बताना जरूरी है आपकी ईडी के लिए। तो ध्यान रखना, FIR के इक्वलेंट ये आपकी नहीं होती, इसको आप इक्वेट नहीं कर सकते FIR के साथ, और PMLA के एक्ट के अंदर भी कोई जिक्र नहीं है। एंड ये आपका एक इंटरनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी ECIR के बारे में जो पता होनी चाहिए। अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि अभी ईडी ने क्या किया है, एक ECIR रिपोर्ट यहाँ पर फाइल करी है अगेंस्ट 16 कोऑपरेटिव बैंक्स एंड सोसाइटीज अंडर द PMLA एक्ट। इस वजह से आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब आखिरी दो चीजें आपके दिमाग में आएगा, सर ये ईडी और CBI क्या ये सेम है? अरे बिल्कुल भी नहीं भाई, दोनों अलग अलग हैं। ईडी की जब हम बात करते हैं वहां पर मेजर फोकस होता है आपकी मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटीज के ऊपर, और जब हम बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की, तो CBI दरअसल में अलग अलग केसेस को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है, खासकर करप्शन के साथ जो डील होते हैं। तो दोनों का अंतर है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारे सामने टॉपिक है RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। सबसे पहले ना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है क्या, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों 2021 में क्या हुआ, RBI ने ना एक कंपोजिट RBI DPI बनाया, यानी कि RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स पब्लिश करना स्टार्ट किया, और ये होता है सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर। अब इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि देश के अंदर पेमेंट का डिजिटाइजेशन कितनी रफ्तार से हो रहा है, उसको ट्रैक करने की हम कोशिश करते हैं। अब हुआ क्या, 2018 मार्च को हमने बेस ईयर मान लिया, वहां पर इसकी वैल्यू 100 कर दी गई, मतलब डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का जो स्कोर था वो हमने 100 कर दिया, कि यहां से स्टार्ट करना, देखना स्टार्ट करेंगे कि यहां से कैसे कैसे इंप्रूवमेंट होती है। एंड आप नोटिस कर पाओगे आज के समय के ऊपर ये जो नंबर है ये बढ़ता बढ़ता आपका 465.3 आपको देखने को मिल जाएगा। ये सितंबर 2024 का आपको जो आंकड़ा अभी हमें देखने को मिला है उसकी यहाँ पे बात है। तो आप नोटिस कर पाओगे हमने स्टार्ट किया था 100 से, फिर ये इंक्रीज हुआ। पिछली बार जब मार्च 2024 में ये नंबर 445 था, अब ये नंबर बढ़ के 465 यहाँ पे हो चुका है। आप पूछोगे सर इसके कारण क्या है? अरे भाई, अगर डिजिटल पेमेंट्स बढ़ेंगी तो डेफिनेटली ये नंबर आपको बढ़ता देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर पाओगे 2018 में ना जो डिजिटल पेमेंट की टोटल वैल्यू थी, यहाँ पे वैल्यू की बात हो रही है, वो 5.86 लाख करोड़ के आसपास थी। 2024 में ये नंबर 246 लाख करोड़ हो चुका है। जब इतना तेजी से नंबर बढ़ेगा तो डेफिनेटली DPI स्कोर भी बढ़ेगा। ये जो आपका डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री है ये लगभग 90% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ये वॉल्यूम की टर्म्स में, और वैल्यू की टर्म्स में नोटिस करोगे तो 86% के आसपास है। और खासकर इसमें मेजर रोल किसका है सर? UPI का। UPI आप लोग इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हो, 74% की आपकी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी इस केस के अंदर। वॉल्यूम की बात करें UPI ट्रांजेक्शन की, तो 2018 के अंदर ये वॉल्यूम थी 375 करोड़, आज के समय 17,000 करोड़ से भी ज्यादा ये नंबर ऊपर जा चुका है। तो क्लियरली दिखाता है कि DPI तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर हालांकि अदर चीजों की बात करें, जैसे अब उतने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं होते, डेबिट कार्ड भी थोड़े कम इस्तेमाल होते हैं, RTGS, नेफ्ट, IMPS, देखो पहले इनका शेयर था 66%, अब ये कम होकर 17% रह गया है। एंड इसका मेजर कारण क्या है? इसका मेजर कारण है आपका UPI ही है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ आई कि RBI का लेटेस्ट जो DPI आया है वो क्या क्या चीजें हमें बता रहा है, किस तरह से जो ग्रोथ हुई है वो सब चीजें हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड होगी। पर एक सवाल और भी आएगा, सर इसमें क्या क्या पैरामीटर देखे जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टोटल 5 पैरामीटर देखे जाते हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के अंदर। पहला पैरामीटर कौन सा है? पहला है आपका पेमेंट एनेबलर्स, इसकी वेटेज 25% है। पेमेंट एनेबल करने वाली चीजें क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर आपका इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, आधार, बैंक अकाउंट, पार्टिसिपेंट, मर्चेंट, अगर ये अच्छे होंगे ये कहीं ना कहीं मदद करते हैं डिजिटल पेमेंट के अंदर। दूसरा हो गया सर हमारे सामने दैट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है कि क्या डिमांड साइड की बात कर रहा हूँ, डिमांड साइड का प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपका PPI, फास्टैग, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग,
इसका वेटेज है 10%। फिर आपका तीसरा होता है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सप्लाई साइड की तरफ से, ये 15% होता है। जैसे बैंक ब्रांचेस होने चाहिए, एटीएम्स होने चाहिए, क्यूआर कोड्स हो गया, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो गया। अगर सप्लाई साइड की तरफ से ही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा थर्ड, जो हमें थर्ड इसका पॉइंट है, जो पैरामीटर है हमें देखने को मिल जाएगा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है, दैट इज योर पेमेंट परफॉर्मेंस। इसकी वेटेज है 45%। अब इसमें देखा जाएगा कि यार कितने लोग जो ऐसे हैं जो यूनिक यूजर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, क्या करेंसी इन सर्कुलेशन चेंज हुआ है, कैश विड्रॉल चेंज हुए हैं, कितनी वैल्यू यहाँ पे हो रही है। मतलब कहने का अर्थ क्या कि क्या वाकई में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे। क्योंकि ठीक है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे इंटरनेट भी आपने दे दिया, मर्चेंट्स भी अच्छा काम कर रहे हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी आपने है, सब कुछ है, पर क्या लोग वाकई में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कि उनके लिए वो यूजफुल है या नहीं है। ये पॉइंट देखना अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसी को दी गई है। एंड लास्टली आपको जो पांचवा पैरामीटर है, दैट इज योर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। ये 5% है। यहाँ पर लोगों में कितनी अवेयरनेस और एजुकेशन है, क्या कंप्लेंट्स वगैरह इसकी कम हुई है, फ्रॉड वगैरह कम हुए हैं, या अगर सिस्टम अगर नीचे डाउन हो जाता है, ठीक है, तो क्या उसको वापस रीस्टोर करने में कितना टाइम लग रहा है। ये सब चीजें आपकी पांचवा पैरामीटर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी के अंदर देखी जाती हैं। तो ये था आपका आरबीआई का डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। आई होप आपको पैरामीटर्स एंड रिसेंटली क्या क्या इसमें नया डेटा आया है, आई होप ये बातें सारी आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। ये है पैराकथ पॉइजनिंग। क्या होता है ये पैराकथ? देखो, दरअसल में ये आपका एक तरह का हर्बिसाइड है, हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे, पर पहले मैं थोड़ा सा आपको मुद्दा समझा देता हूँ। दोस्तों, 2022 की एक बात है कि केरला के अंदर ना एक महिला थी, उसका नाम था ग्रीष्मा, ठीक है, और उसका बॉयफ्रेंड था शैरोन के नाम से, ठीक है। अब हुआ क्या कि दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो गई काफी टाइम से, और साथ ही साथ जो ग्रीष्मा है उसकी शादी किसी दूसरे लड़के के साथ फिक्स कर दी गई थी उसकी फैमिली के द्वारा। तो ये ग्रीष्मा चाहती थी कि शैरन के साथ ये अपना रिश्ता तोड़ दे, ताकि सामने वाले बंदे के साथ शादी कर ले जिसकी फैमिली उसके साथ चाहती थी। अब कैसे करेगी, ये दिक्कत काफी ज्यादा आ चुकी थी। तो ग्रीष्मा ने इन दी एंड क्या किया, एक हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया, केमिकल हर्बिसाइड, जिसका नाम होता है प्रैकथ, ठीक है। इसको इस्तेमाल करके इन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को पॉइजन दे दिया एक तरह से, एंड जिस वजह से इस पर्सन की बाद में डेथ हो जाती है। अभी क्या हुआ है, इनको यहाँ पे डेथ सेंटेंस दी गई है अ, इनके इस कारनामे की वजह से, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें इस पर्टिकुलर पैराकथ पॉइजनिंग के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि आखिर ये होता क्या है। तो ध्यान रखना, पैराकथ भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको पैराकथ डाइक्लोराइड या मिथाइल वैलोजिन, ठीक है, ये भी इसको बोला जाता है। ये काफी पॉपुलर आपको हर्बिसाइड आपको देखने को मिल जाएगा। इवन डब्ल्यूएच ने ना इसको कैटेगरी 2 केमिकल के अंदर यहाँ पे क्लासिफाई किया हुआ है, यानी कि ये मॉडरेटली आपको हजार्डस आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे आप हर्बिसाइड समझते ही होंगे किस तरह से वीड्स हो गया, उनको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हार्वेस्ट से पहले यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अब अंडरस्टैंड ये करना है कि काफी सारी कंट्रीज के अंदर ना जो पैराकथ है वो बैंड है, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, यूरोपियन यूनियन, इनमें ये बैंड है क्योंकि काफी टॉक्सिक होता है। पर यूएसए के अंदर, भारत के अंदर ये अभी भी इस्तेमाल होता है। अब भारत में देखो, आप नोटिस कर पाओगे, हमने इसको इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 के अंदर रेगुलेट करा हुआ है, पर इसका मिसयूज है, रेगुलेशन का ढंग से इस्तेमाल, मतलब उसका लैक ऑफ रेगुलेशन है, जिस वजह से आपको नोटिस करने को मिलता है कि पैराकथ के रिगार्डिंग कई सारे पॉइजनिंग केसेस हमें यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो पॉइजनिंग इसकी होती कैसी है? देखो, एक तो अगर जैसे मान लो कि किसी चीज के अंदर डायरेक्टली उसने कंज्यूम कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में भी ना कुछ चीजें बताई जा रही हैं कि जूस के अंदर मिलाकर वो हर्बिसाइड दे दिया गया, ऐसी कुछ बातें यहाँ पे सामने निकल के आ रही हैं। बट एनीवेज, पॉइंट ये है कि डायरेक्टली अगर आप कोई बंदा सामने कंज्यूम कर रहे तो उसकी डेथ हो सकती है। हो सकता है कि जैसे मान लो ना कोई एक किसान है, अब वो किसान अपनी फसलों के ऊपर, मतलब वो अपनी मिट्टी के अंदर ये पैराकथ यहाँ पे डाल रहा है, तो कई बार वो भी अपना अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं रख रहा ना, तो उस केस में भी फिर क्या हो सकता है, अगर लंबे टाइम तक ऐसे करेगा तो स्किन के थ्रू भी अब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो सकता है, फिर इनहेल हो सकता है, ठीक है, इस वजह से इनहेलेशन की वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज आ सकते हैं। तो किसानों को भी कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है जो बहुत लंबे लंबे टाइम तक इस तरह से एक्सपोज रहते हैं। तो इससे आप नोटिस कर पाओगे माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट होता है। जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो इसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड उसकी वजह से फिर पूरी बॉडी के अंदर वो तेजी से स्प्रेड कर जाता है। अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, माइल्ड एक्सपोजर है, तो फिर बॉडी आपके पेट के अंदर थोड़ा दर्द होगा, माउथ में स्वेलिंग होती है, थ्रोट वगैरह हो गया। पर अगर लंबे समय तक ये चीजें चलती रहती है ना, तो हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, इनको डैमेज होता है। एंड अगर बहुत ही ज्यादा स्वेयर डैमेज हो जाए, स्वेयर एक्सपोजर हो जाए, तो किडनी फेल हो सकती है, लिवर फेल हो सकता है, एंड
एट द सेम टाइम एक पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अगर बहुत कम अमाउंट में है तो कई दिन लगेंगे डेथ के लिए, अगर ज्यादा अमाउंट में होगा तो कुछ घंटों के अंदर भी उस बंदे की डेथ हो सकती है। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? देखो कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं है, देयर इज नो नोन एंटीडोट। हालांकि कुछ एक चीजें लोग ट्राई करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्टिवेटेड चारकोल को स्वेलो कर लिया, या फिर जो मुल्तानी मिट्टी होती है जिसको फुलर अर्थ के नाम से जानते हैं उसको स्वेलो कर दिया, क्योंकि वो केमिकल को ना थोड़ा अब्जॉर्ब कर लेता है। या फिर अगर मान लो स्किन के थ्रू हुआ है तो वहां पर जो भी आपके क्लोथ्स थे उनको यहाँ पर हटाना एंड अपनी स्किन को अच्छे से धोना, वो यहाँ पे मदद कर सकता है। कुछ एक थोड़ी बहुत हॉस्पिटल में भी थोड़ी बहुत केयर हो सकती है, बट सर्वाइवल रेट उसके भी काफी हद तक कम ही देखने को मिल जाते हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे भारत में रेगुलेशंस है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के, यहाँ पर आप प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बिना इसको मत बेचिए, पर कहीं ना कहीं वो चल रहा है, मतलब चल रहा है, और फार्मर्स भी उसका मिसयूज करते हैं। उनको भी पता नहीं होता कि यार इसको प्रॉपर ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टिव गियर के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये सब समस्याएं भारत में देखने को मिलती हैं। यूएसए में इस्तेमाल होता है, पर वहां पर ना ये जो प्रॉपर उन्होंने रेगुलेशंस बना रखे हैं, उनका रेगुलेशंस का इंप्लीमेंटेशन होता है। बात समझे? जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में आप इसको पर्सनल या रेजिडेंशियल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, सिर्फ कुछ एक कमर्शियल यूजर्स ही उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में भी थोड़े स्ट्रिक्ट हमें रेगुलेशंस करने चाहिए ताकि ये इस तरह के केसेस हमें और ना देखने को मिले। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो टॉपिक है दैट इज टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, एनसीबीएस स्टडी। दरअसल में ना नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, इसके द्वारा एक स्टडी हमें यहाँ पे देखने को मिली, जिसके अंदर ये पाया गया कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है ना भारत के अंदर, वो 30% से बढ़ी है इन द पास्ट 2 डिकेड्स। तो थोड़ा सा पहले बात तो टाइगर को समझने की कोशिश करेंगे कि टाइगर्स होते क्या हैं। दोस्तों टाइगर आपको लार्जेस्ट वाइल्ड कैट स्पीशीज देखने को मिल जाएंगे दुनिया भर के अंदर। इनका आयुसीएन स्टेटस इनका एंडेंजर्ड है, और इनका नाम, साइंटिफिक नाम है दैट इज पेंथेरा टिग्रिस। अब ये एपेक्स प्रेडेटर होते हैं। हम जब कहीं ना कहीं पढ़ते हैं ना अपनी जो चेन्स वगैरह को पढ़ते हैं, उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन करने के अंदर इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये लैंडस्केप स्पीशीज होते हैं, यानी कि इनको एक बहुत अच्छा खासा एरिया चाहिए जहां पर ह्यूमन डिस्टर्बेंस ना हो, एंड उस एरिया में इनका शिकार भी, मतलब अलग अलग जो प्रे है वो डेफिनेटली यहाँ पे होना चाहिए। इन्हीं एरियाज को हम टाइगर लैंडस्केप्स के नाम से भी जानते हैं। अब आज के समय ना देखो कितने टाइगर्स हैं इंडिया के अंदर। यहाँ पर ना हमने एस्टिमेशन किया, पर हमें एग्जैक्ट आंकड़ा देखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप नोटिस कर पाओगे ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में जो मैक्सिमम टाइगर्स हैं वो 3925 हैं, और जो मिनिमम टाइगर्स हैं वो है आपके 3167। तो थोड़ा सा हम एवरेज लेने की कोशिश करते हैं, दैट इज 3682 टाइगर्स। क्योंकि देखो यार एक्चुअल में क्या है ना कि प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना कि कितने यूनिक टाइगर्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमने कोशिश जरूर करी है अलग अलग एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल्स के माध्यम से, तो उसके माध्यम से हमें पता लग पाया है कि कुछ 3167 से ज्यादा है और 3925 से कम है। तो बीच में कहीं ना कहीं 3600 के आसपास हमारे देश में आपको टाइगर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट, अगर हम टाइगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो लगभग 6% के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये जो एनसीबीएस की स्टडी है ना, इन्होंने ये पाया है कि कुछ एक स्टेट्स ने काफी अच्छा काम किया है, खासकर वो स्टेट जिन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हो गया, इनका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हुआ है। और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ना, जहां जहां पे उसने अच्छा काम किया वहां पर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि अगर हम ऐसे एरियाज की बात करें जहां पर गरीबी बहुत ज्यादा है, या फिर कुछ नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, जैसे अगर हम बात करें कुछ एरिया छत्तीसगढ़ का हो गया, झारखंड का हो गया, वहां पर टाइगर की पॉपुलेशन के अंदर हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है। तो साथ ही साथ एनसीबीएस ने यह भी बोला है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आने वाले समय के अंदर हम जो हैबिटेट कॉरिडोर्स हैं इनको और इंक्रीज करें, इनको और बेहतर बनाएं। एट द सेम टाइम हमें एंटी पोचिंग जो मेजर्स हैं उनको और स्ट्रेंथन करना होगा। हमें कोशिश करना होगा कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उनको हम कम कर पाएं। प्लस एट द सेम टाइम ना इस स्टडी ने एक बात और बोली कि टाइगर के पास वाले एरियाज में ना कुछ लोग रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज पॉसिबल दैट टाइगर लिव्स इन क्लोज विसिनिटी ऑफ द पीपल। सस्टेनेबल लाइवलीहुड अगर हम प्रमोट करेंगे नियर द टाइगर हैबिटेट्स, उससे कहीं ना कहीं जो कम्युनिटीज के लाइवलीहुड्स हैं वो यहाँ पे बेहतर हो पाएंगे। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हमें अवॉइड ही करने हैं, एंड रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के माध्यम से हम ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर ये जो एनसीबीएस की स्टडी है इसने यहाँ पर पाया है। अगला दोस्तों हमें टॉपिक अंडरस्टैंड करना है 4 न्यू वेटलैंड डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स इन इंडिया। दोस्तों पहली बात तो आप लोग अंडरस्टैंड करो, कल क्या था सर? कल था 2 फरवरी। एंड हर साल 2 फरवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज रामसर डे, या फिर आप इसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से भी जान सकते हो।
वर्ल्ड वेटलैंड डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि दरअसल में ना 1971 के अंदर रामसर सिटी के अंदर, जो कि ईरान के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, वहां पर इसको साइन किया गया था, रामसर कन्वेंशन को, जो बात करता है किसकी? सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स की। अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर बात हुई है सस्टेनेबल यूज की। वेटलैंड्स का इस्तेमाल करो पर सस्टेनेबल, आने वाली दिक्कतें नहीं आनी चाहिए फ्यूचर जनरेशन को। तो रामसर कन्वेंशन क्योंकि इस दिन साइन हुई थी, तो हर साल 2 फरवरी को हम ये सेलिब्रेट करते हैं। बाकी इसका पर्पस यही है कि वाइज यूज हो, ठीक है, जो भी आपके अलग अलग इस तरह के सूटेबल वेटलैंड्स हैं उनको हम इस लिस्ट में ऐड करें एंड उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो। एक आपको यहाँ पर इसी का ही एक पार्ट आपको देखने को मिल जाता है, दैट इज योर मॉन्टेरिक रिकॉर्ड। ऐसे मॉन्टेरिक रिकॉर्ड के अंदर ऐसी साइट्स को डाला जाता है जहां पर या तो इकोलॉजिकल करेक्टर चेंजेस आए हैं उसके अंदर, या फिर आ रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो 2 ऐसी वेटलैंड्स हैं, जैसे किलौदे नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर और दूसरा है लोकटक लेक मणिपुर के अंदर। ये 2 वेटलैंड्स आज के समय मॉन्टेरिक रिकॉर्ड के ऊपर हैं। पहले चिलिका लेक उड़ीसा भी होता था, बट बाद में इसको यहाँ से हटा दिया गया था इस पर्टिकुलर यहाँ पे मॉन्टेरिक रिकॉर्ड से। अब बात तो चलो बात समझ आई। अब आप लोग जानते थे अभी तक कि अभी तक हमारे देश में टोटल 85 रामसर साइट्स थी, अब उसमें 4 नई रामसर साइट्स और ऐड हो चुकी हैं, यानी कि टोटल नंबर अब 89 का हो चुका है। कौन कौन सी साइट्स हैं सर? ये वाली देखो, ये वाली आप 4 रामसर साइट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। एक तो आपकी सिक्किम में आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको खाचोट पलरी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर खौचल पलरी लेक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब क्या है खाचोट पलरी का? इसका मीनिंग है द हेवन ऑफ पद्म संभव, ठीक है। तो ये लेक है, ये वेस्ट सिक्किम के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। बुद्धिस्ट और हिंदूस दोनों ही बहुत ही इस पर्टिकुलर लेक को सीक्रेट मानते हैं, एंड ऐसा माना जाता है कि जो भी आप यहाँ पर अपनी विश मांगेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी जो विश है वो पूरी हो जाती है। इसका लोकल नेम शोबी है, जिसको बोलते हैं ओ लेडी सिट हियर, ठीक है। बाकी साथ साथ बात करेंगे यहाँ पर जो रमाम वाटरशेड है, जो लेक है वो इसी से पानी ड्रेन होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। रमाम माउंटेन्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये है सिक्किम के रिगार्डिंग। दूसरा जो आपकी वेटलैंड रामसर साइट है, दैट इज उधवा लेक बर्ड सेंचुरी। ये झारखंड के आपको देखने को मिल जाएगी, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आपको गंगा रिवर के फ्लड प्लेन्स में देखने को मिल जाती है, एंड यहाँ पर 2 वाटर बॉडीज हैं, दैट इज पटौदा और बरहल, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक इसके अलावा आपको देखने को मिलता है सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी, ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिल जाएगी इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। अब आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर आपको एक इरिगेशन टैंक है बेसिकली, जो एग्रीकल्चर के लिए पानी स्टोर करता है। इनफैक्ट ना आपको इस पर्टिकुलर साइट के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए, वो है विद रिगार्ड्स टू आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। देखो आप लोगों ने ना इस तरह से अलग अलग अपने फ्लाईवेज पढ़े होंगे, जैसे मैं अगर बात करूं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की, तो आपको जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं इस तरह से मूव करते हैं। तो ये जो आपकी सेंचुरी की मैं बात कर रहा था, सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी, ये दरअसल में आपकी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के ऊपर यहाँ पे लाई करती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, जब आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून आपका आता है ना, तो उस समय के ऊपर जो टैंक है वो पानी से रिचार्ज हो जाता है अक्टूबर से जनवरी के बीच में। फिर बहुत सारे आपके अलग अलग वाटर बर्ड्स हो गया, जैसे स्पॉट बिल्ड पेलिकन हो गया, कॉमन मीना हो गया, ग्रे हेरन्स हो गया, वो यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और जो बर्ड सेंचुरी ऐड हुई है, दैट इज योर थेरथेंगल बर्ड सेंचुरी, तमिलनाडु के अंदर ही है। ये भी आपका रामनाथपुरम आपका डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। यहाँ पर भी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, आपका व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर, स्पॉट बिल्ड पेलिकन हो गया, ब्राह्मणी काइट हो गया, ये सब आपको इनके लिए क्रिटिकल ब्रीडिंग ग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करिएगा कि जो 4 नई साइट्स ऐड हुई हैं उनमें से 2 तमिलनाडु के अंदर हैं, एक सिक्किम के अंदर और एक आपको झारखंड के अंदर देखने को मिल जाएंगी। अब इनकी एडिशन से हुआ ये है कि आज के समय टोटल तमिलनाडु के अंदर सबसे ज्यादा आपको रामसर साइट देखने को मिलेंगी, दैट इज 20। सेकंड नंबर के ऊपर आपको यूपी 10 साइट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। सिक्किम और झारखंड के अंदर अभी तक कोई भी रामसर साइट नहीं थी, तो इनको अपनी अपनी पहली जो रामसर साइट है वो यहाँ पे मिल चुकी है। दुनिया भर की बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपको यूके के अंदर है 176, दूसरे नंबर पर मैक्सिको है, एंड तीसरे नंबर पे आपको भारत देखने को मिल जाएगा विद 89 रामसर साइट्स। एशिया के अंदर डेफिनेटली इंडिया टॉप के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ रामसर साइट्स, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी कुछ रामसर साइट की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रेयर या यूनिक नेचुरल वेटलैंड टाइप्स होनी चाहिए। इसके अलावा इंडेंजर्ड स्पीशीज वहाँ पे हमें देखने को मिल जानी, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना हो गया, कहीं ना कहीं एडवर्स कंडीशंस के अंदर वो रिफ्यूज प्रोवाइड करे। इसके अलावा 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को ये रेगुलरली अकोमोडेट करती है, तो उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जा सकता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर सिंगल वाटर बर्ड स्पीशीज का कम से कम 1% एरिया जो पॉपुलेशन है वो सस्टेन करे उसको। एंड आप नोटिस कर पाओगे नॉन एवियन वेटलैंड डिपेंडेंट एनिमल स्पीशीज को कम से कम 1% पॉपुलेशन को सस्टेन करे, एंड साथ ही साथ क्रिटिकल सोर्स ऑफ फूड का अलग अलग माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, तो डेफिनेटली उस केस में उसको रामसर साइट का दर्जा दिया जा सकता है।
तो ये कुछ बातें थी यहाँ पे हमें रामसर साइट्स के बारे में पता होनी चाहिए। दोस्तों बात करें अगर ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो ये कुछ आपके सामने स्टेटमेंट्स है, आप देख के बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड लास्ट सैटरडे मैंने आपको जो होमवर्क दिया था एक था बीओडी के बारे में। तो अगर बीओडी ज़्यादा होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपके जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं, जिसका मतलब है कि वाटर क्वालिटी काफ़ी खराब है। तो यहाँ लेस नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा ज़्यादा होगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इनक्वाइस की बात करें, डेफिनेटली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर ये देखने को मिल जाएगी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आईएनएसवी तारनी की बात करें ना, तो इसको दरअसल में शिप बिल्डिंग सेंटर के दौरान नहीं, बल्कि आपका जो एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड था ना, उसके दौरान यहाँ पे बनाया गया था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।